हेलो एवरीवन, myself सीए मनीष कोठारी। सीए फाउंडेशन के पहले पेपर अकाउंटिंग के अंदर आप सबका स्वागत है। अब हम चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस शुरू करने जा रहे हैं। इज वेरी सिंपल वन, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे उपयोगी है, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ढेर सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशन दिए हैं उस सबको हम कवर करेंगे। साथ में जो एंड में टेस्ट योर नॉलेज के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा ये हम देखेंगे, और एग्जाम में पूछे गए एक आध दो प्रश्न जो कि इसी लाइन पे होते हैं उसको भी हम कवर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड फेज माने पहला कौन सा था? जर्नल, दूसरा लेजर पोस्टिंग, और अब तीसरा प्रिपरेशन ऑफ द। After the posting in the account in the ledger, a statement is prepared to show separately the debit and credit balances. जितने भी डेबिट बैलेंसेस हो गए, आमतौर पर डेबिट बैलेंस किस में हो गए? फिक्स असेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर्स, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस और अदर मिसलिनियस एसेट्स। क्रेडिट बैलेंस किस में होता है? सबसे पहले कैपिटल, या तो कंपनी है तो शेयर इक्विटी, इक्विटी शेयर्स अकाउंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कहीं हेड है तो वो हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन ये सारे जो क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस उसको एक साथ एक ही स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग से लिखेंगे तो सच स्टेटमेंट इज नोन एज द ट्रायल बैलेंस। Why it is trial, not a final? Because ये 100% आपको दावे के साथ ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें कोई गलतियां नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई हमने एरर कर दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमने देखा था कि अगर कहीं एरर कर दिया है तो ट्रायल बैलेंस मिल भी सकता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल की एरर या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। An agreement indicates arithmetic accuracy of the accounting work. If the two sides do not agree, then there is a simply an arithmetic error. तो यहाँ दो प्रकार की एरर दिखाई गई है, एक अरिथमेटिक और दूसरी नॉन अरिथमेटिक। Once this agreement is established, there is a reasonable confidence that the accounting work is free from clerical error. Though it is not a proof of 100% accuracy because some error of principle and compensating error may still remain. तो इसीलिए इसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब ये कंपनसेटिंग एरर क्या है तो वो भी हम आगे देखेंगे कि मान लो कि एक ही हेड के अंदर आपने कुछ अलग अलग जगह पर पोस्टिंग कर दिया तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस टेली होगा, लेकिन एरर जाएगी। Though a trial balance can be prepared anytime, but it is preferable to prepare it at the end of the reporting period, which may be monthly, quarter end, year end, to ensure the arithmetic accuracy of all the accounts before the preparation of the financial statement. My dear friends, ये उस जमाने की बात है जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते। कंप्यूटर है तो आप कभी भी जितनी बार चाहे दिल में आए आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हो। एक क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। It may be noted that the trial balance is a statement, not an account. क्या फर्क है दोनों में? ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है, मतलब अकाउंट्स का वो ब्यौरा देता है, लेकिन खुद अकाउंट नहीं है। मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बुक्स, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द बुक्स। The form of the trial balance is simple as shown below. यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। एक सीरियल नंबर होता है, लेजर अकाउंट्स, जो हम अलग अलग अकाउंट्स हो गए वो लिखेंगे, और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट।
कभी कभी इसका टी फॉर्मेट, मतलब एक कॉलम ज्यादा रह जाता है, एक साइड पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, एक साइड पर्टिकुलर साइड क्रेडिट अमाउंट, दोनों वैलिड है, बट दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मेट. The under-mentioned point may be noted. A trial balance is prepared on a particular date, which should be mentioned at the top. तो यहाँ ऊपर आप टॉप में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस इज एट. हमेशा एक बात का ख्याल रखना, जब भी इज ऑन होगा या इज एट होगा, तो ये डे एंड होने के वक्त बनाया गया बैलेंस शीट होता है. मान लो 31 मार्च का बैलेंस शीट है या तो ट्रायल बैलेंस है, तो ये 31 मार्च के ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद का है, नहीं के उस दिन शुभ. In the second column, the name of the account is written. In the third column, the total of the debit side. Fourth column, total of credit side. Third and fourth columns are allotted, totaled at end. This is very much important. यहाँ पर लास्ट में जो टोटल करेंगे वो हमेशा टैली होना चाहिए. नहीं होता है तो क्या, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे कि अगर टैली नहीं हो तो क्या. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. So it is nothing but what we have discussed. मैं फिर भी इसको दोबारा पढ़ता हूँ. Preparation of trial balance is the third phase in the accounting process. After posting the accounts in the ledger, a statement is prepared to show separately the debit and credit balance. Such statement is known as the trial balance. तो ये हुआ ट्रायल बैलेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन. और प्रिपेयर्ड में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है. कैसे प्रिपेयर करते हैं. ट्रायल बैलेंस कंटेन वेरियस लेजर बैलेंसेस on a particular date. It forms the basis for preparing the financial statement, that is profit and loss account and balance sheet. मतलब ट्रायल बैलेंस जब होगा उसके बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट. If it tallies, it means that the accounts are arithmetically accurate, but starting error may still remain undetected. Therefore, it is very important to carefully journalize and pause the entries. Following are the rules of the account. मतलब rules of the accounting जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि एसेट है तो उसमें जब इंक्रीज होता है तो उसको हमेशा डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं. तो ये जो सारे रूल्स थे, कम व्हाट्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं. एक दूसरा प्रश्न है टेस्ट योर नॉलेज का. एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर. द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. Trial balance enable ones to establish whether the posting and other accounting process has been carried out without committing arithmetically error. तो ये आंसर में जो कीवर्ड हम कहेंगे वो कौन सा होगा, अरिथमेटिकल एरर. उसको देखने के लिए कि कोई एरर नहीं रह गया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इट इज द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस है ये. तीसरा जो मुद्दा है, द ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इनटू द लेजर. हमेशा लेजर जो होते हैं वो बल्कि होते हैं. एक लेजर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं. मान लीजिए कि आप एक कोई बैंक की कल्पना कीजिए. देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अब मान लो उसकी मुंबई में ब्रांच है, तो ब्रांच में हो सकता है 40,000 50,000 जितने सेविंग अकाउंट. इट्स अ कॉमन इन एसबीआई. सो अगर ये मैनुअल होता तो कितने लेजर्स होते. एक पूरा, मतलब आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि 50,000 अलग अलग पेज पे बनाया हुआ कितने सारे. तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग, इफ इट ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी, तो सीधा एक फिगर पता चल जाएगा कि सेविंग बैंक में कितना बैलेंस है. दूसरा, अगर आप बिजनेस में हो तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि कितने क्रेडिटर्स के टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हैं और डेटर्स के आउटस्टैंडिंग कितने. So there are three things: arithmetical error, basis of
financial statement, and third one is it is a summary. Now, what are the limitations of the trial? टेस्ट योर नॉलेज का एक तीसरा क्वेश्चन है ये. इवन इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज, सम एरर may remain. Do you agree? Yes, we are. एक्सप्लेन करते हैं. इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सम एरर may remain. किस प्रकार की रहती है? सबसे जो भयानक है, भयानक तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड. दिस इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग एट ऑल इन द जर्नल. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसा ट्रांजेक्शन था. दूसरा, रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ द कॉलम्स ऑफ द जर्नल. मतलब जर्नल के डेबिट और क्रेडिट साइड में आपने एक जगह पर 1000 लिखा, एक जगह पर 10,000 लिखा, तो ये गलती आ सकती है. A wrong account has been mentioned in the journal. This is once again an error. एक के बजाय आपने दूसरा अकाउंट लिख दिया. चौथा जो है, an entry has not at all posted into the ledger. पहले जो बात थी, एंट्री वो जर्नल में नहीं दी, अब लेजर में छूट गया, तो ट्रायल बैलेंस में वो अफेक्ट कर. अब दूसरी चीज, एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर. जर्नल में एक ही बार है, लेकिन लेजर के अंदर 2 बार हो गई है, तो स्टिल इट विल बी अ प्रॉब्लम एंड वहां पर आपका ट्रायल बैलेंस शीट आउट तो नहीं होगा, लेकिन आपको एरर थ्रो करेगा जब आप चेक करने जाएंगे लेजर के टोटल के साथ. Still, the preparation of the trial balance sheet is very useful. Without it, the preparation of the financial statement would be difficult. लिमिटेशन होने के बावजूद भी ये काफी उपयोगी है, और उसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जून 23 में 5 मार्क के क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्नल? Journal is the primary book of the account in which a financial transaction are recorded in a chronological order. In the sequence, they are entered into the accounting voucher, which is prepared on the basis of the sources document, that is cash memo, invoice, etc. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Provided information of the transaction, records a chronological order of the transaction, reduce the possibility of the error. तो यहाँ पर ये जर्नल की बात है. उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो उसका जवाब भी हमने देख लिया है. अब ट्रायल बैलेंस शीट बनाने में 2 मेथड है. एक तो टोटल मेथड है और दूसरे बैलेंस मेथड है. टोटल मेथड अभी हम देखते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हमेशा लोग बैलेंस मेथड को ही चूज करते हैं. अब टोटल मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल and that total amount both of debit and credit side is transferred to trial balance. In this method, trial balance can be prepared as soon as ledger account is totaled. तो जैसे मैंने कहा कि ये वही पुराने दिनों की बात है जब मैनुअल हुआ करता था. कंप्यूटर में सारी चीजें नहीं होती है, फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें समझना. Time taken to the balance ledger account is saved under this method, as balance can be found out in the trial balance itself. मतलब यहाँ पर क्या बात है कि भाई इसका हम देखते हैं. चलिए, जो इलस्ट्रेशन हमारे स्टडी मेट में दिया है. टोटल मेथड में क्या है कि ये मान लो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के अंदर ये जितनी भी एंट्रियाज है उसको जिस दिन आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है उस दिन ये बैलेंस नहीं निकालेंगे, ऐसे ही बना लेंगे, मतलब टोटल कर लेंगे. तो मान लो इस साइड का 35,500 आया, इस साइड का आप टोटल करोगे तो 28,000 आता. तो ये दोनों फिगर जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है हमारे ट्रायल बैलेंस.
आप यहाँ पर देखेंगे कि कैश अकाउंट में कितना है 35,000 और 28। मान लीजिए कि कैपिटल अकाउंट है जिसमें कैश है 10,000 और विड्रॉ किया हुआ है 500 रुपया। तो टोटल मेथड में क्या करेंगे, दोनों को सीधा कैरी फॉरवर्ड 10,000 एंड 500। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस निकालकर इसमें एंट्रियां डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल मेथड है वेरी सिंपल वन, इसमें कोई मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा जो बैलेंस मेथड है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो चलिए उसको देखते हैं बैलेंस मेथड में। सो टोटल मेथड में जैसे मैंने कहा कि फिगर से होते हैं डायरेक्टली हम ले। अब बैलेंस मेथड की बात करते हैं। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस एंड दोस बैलेंसेस ओनली आर कैरिड फॉरवर्ड टू द सेट। तो वंस अगेन स्टडी मेट को देखते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के बाद हर एक के अंदर बैलेंस निकाला। बैलेंस कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले सेशन में देखा था जब हम लेजर में पोस्टिंग कर। तो मान लीजिए फर्नीचर के अकाउंट में 3,000 बैलेंस है, सैलरी में 2,500 है, श्याम का अकाउंट जो है उसमें 3,500 है। तो इस तरह से ये सारी चीजों को लेकर इसका समरी बनाया जाए। तो नेचर ऑफ द अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरह से ये लेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो दोनों टैली होने चाहिए। Under this method, every ledger account is balanced and those balances only are carried forward. This method is used commonly by the accountants and helps in the preparation of the financial statement. Financial statement are prepared on the basis of the balance of the ledger account. मतलब यही सब फिगर लेके आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को बना सकते हो। That is the advantage of the balance method and that's why it is the popular among the accountants. यहाँ पर अकाउंटेंट शब्द जब भी आता है तो हमें दिमाग में एक और शब्द आता है चार्टर्ड। तो ये अकाउंटेंट्स दुनिया भर में अकाउंटेंट्स बोलते हैं और हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, दोनों सेम। तीसरी मेथड जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या करते हैं कि दोनों चीजें लिखी जाती है। तो अब कैश अकाउंट का एग्जांपल देखिए तो नेट फिगर है 7,500 और डेबिट का टोटल है 35,500, क्रेडिट का टोटल है 28,000। सो वंस अगेन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड। जैसा मैंने कहा अभी कंप्यूटर के जमाने में आपको जिस प्रकार का चाहिए वो आपको कंप्यूटर दिला सकेगा विद इन सेकेंड्स, लेकिन एग्जाम में कंप्यूटर नहीं होता है, हमें सीखना है। अब बात करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। कभी कुछ गलतियां ऐसी रह गई कि दोनों साइड टैली नहीं। मान लो यहाँ पर 44,000 के बजाय 43,000। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए जल्दी है तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और रास्ता निकाला गया है और उसे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस शब्द ही आपको पता है, सस्पेंस का मतलब क्या है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो अभी तक उसका राज क्या है वो पता नहीं है, पर्दाफाश नहीं हुआ। So, if the trial balance does not agree after transferring the balance of all ledger accounts, including cash and bank balance, and also errors are not located timely, then the trial balance is tallied by transferring the difference of debit and credit side to an account known as suspense account. तो ये कब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, जब दोनों साइड टैली नहीं होती है और ढूंढने का वक्त नहीं। मान लो आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल सबमिट करना है इनकम टैक्स को या तो जीएसटी को, और एरर ऐसी है कि आपकी डेडलाइन जा रही है, तो ये करना, ये नहीं। दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट ओपन टू प्रोसीड फर्दर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम। तो ये रेयर केस में बना है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी आदत डाल दो और
हर बार सस्पेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना है, ऐसा नहीं। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस? तो बहुत ही सिंपल रूल होते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। वैसे आपने देखा होगा इसमें समरी के अलावा कुछ नहीं है। The balance of all assets account, expense account, receipts, drawing are placed in the debit column of the trial balance. Simple. दूसरा रूल क्या है? The balance of all liability account, income account, gains are placed in the credit column of the trial. तो आपकी कैपिटल और अदर लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट कॉलम में। तो चलिए ट्रायल बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। एक इलस्ट्रेशन है जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है, और ये इलस्ट्रेशन क्या करे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा पेंसिल अपने पास रखिए। क्या करेंगे पेंसिल का? जैसा कोई हेड है उसके पास में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप पेंसिल से लिखते जाए, मतलब बहुत ही आपको सिंपल लिखना है। उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो आपका बहुत, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लेकिन साथ में मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो उससे हमारा काफी टाइम सेव होगा। From the following ledger balances, prepare a trial balance of Anuradha Traders as on 31st March 22। तो अनुराधा ट्रेडर्स है दूसरा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन में हमें हमारी यह भी कसौटी होगी कि हम सही तरीके से बैलेंस को ढूंढ। ओके, तो चलिए सबसे पहले कैपिटल बात करते हैं, तो इट विल बी ए क्रेडिट बैलेंस। जहां पर क्रेडिट है मैं सी लिख देता हूं। सेल्स विल बी ऑलवेज ए क्रेडिट, परचेज विल बी ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स अगर क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न कहां पे होगा? डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड है, अगर रिसीव्ड है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पर ये क्या है? अलाउड इज ए एक्सपेंस, तो आपको कहां पे लिखना है? डेबिट में। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल है माने हमारी एसेट्स है। एसेट का बैलेंस हमेशा किस प्रकार होता है? डेबिट। या तो याद कीजिए ट्रेड रिसीवेबल के समय आपने पोस्टिंग क्या किया होगा? सेल्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ट्रेड पेएबल हमारी लायबिलिटी है, इट इज ऑलवेज ए क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है। कभी कभी यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है कि आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है या तो कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है। नाउ कैश एट बैंक एंड इन हैंड, ये हमारी एसेट होती है, तो इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये इनकम है तो आपका क्या बनेगा? क्रेडिट। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि भाई इन्वेस्टमेंट को डेबिट में डाला है और इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट में, तो दोनों में फर्क क्या है? Investment is an investment, the money which have put somewhere else to earn the income, while interest itself is income. Any income and gain is always in a credit side. Insurance paid, paid कर दिया है तो मतलब क्या है? It is an expense, expense होगा तो damage. ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन अब बन जाएगा, क्योंकि हमने मेजॉरिटी चीजें जो है वो आइडेंटिफाई कर ली हैं। अभी हमें सिर्फ इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस ऑफ हेडिंग भूलना नहीं है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। हेडिंग से आपको काफी बेनिफिट भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे तारीख लिखी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहीं कोई जगह पर ओपनिंग बैलेंस अगर लिखा है तो मैं उसको अवॉइड कर। चलिए सबसे पहला है कैपिटल 1 लाख, तो कौन सी साइड में जाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों में डेबिट लिखा।
तो ये क्या होना चाहिए? ट्रेड बैलेंस. So this is capital 1 lakh, sales 1,66,000. अब सीधा ट्रेड पेबल पे आते हैं 25,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500 रुपया. अब हम डेबिट साइड की शुरुआत करते हैं. परचेज 150, सेल्स रिटर्न 1,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000, expenses 10,000, rent receivable 75,000. यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल ही नहीं लिखना, हाँ? क्योंकि एग्जाम में अलाउड. इन्वेस्टमेंट 15,000, कैश at bank and 37,000. Insurance paid 2,000. ये लिस्ट समाप्त हुआ. अगर हमने सही किया है तो ये दोनों फिगर हमेशा रेडी होना चाहिए. तो ये एक साइड का टोटल है 292,500. दूसरी साइड का चेक करते हैं. 292,500. चलिए, तो ये ओके हो गया. दोनों टैली है तो हमारा आंसर सही है. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, दैट इज दिसंबर 21 में 5 मार्क का पूछा गया. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. ये जो क्वेश्चन है, from the following information draw up a trial balance in the book of Sri M as on 31st March 21. तो चलिए इसका बाइफर्केशन पहले कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा क्रेडिट है कौन सा डेबिट है. बाकी जो है वो सिर्फ ये सिंपल सा है. तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट. बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? ऑफ कोर्स डेबिट. सबसे पहले कैपिटल 1,40,000. सो दिस इज क्रेडिट बैलेंस. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है. कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है. रिटर्न इनवर्ड माने ये जो फिगर होगा वो किस चीज का होगा कि आपने जो सेल्स किया है उनमें से ये वापिस आया है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस जिसमें आपने पेमेंट किया. रेंट एंड टैक्सेस इज 1,200 रुपए. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020. यहाँ पर 2 स्टॉक दिए गए हैं. आपको एक थोड़ा सा ये समझना होगा. जब आप स्टॉक 1 अप्रैल 2020 का लेते हैं ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर, तो
2021 का स्टॉक जो है वो उसमें आए। वजह क्या है? वजह ये है कि आप जब सेल और परचेस को एडजस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो उसमें सेट हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस शीट बनाते समय आपको क्लोजिंग स्टॉक है ये आपको याद रखना। नाउ सन्ड्री क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर्स है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो 1800 रुपये। कैश एट बैंक ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। परचेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ड नेचुरली एक्सपेंसेस है। ये इनवर्ड क्या होता है? जब भी आप परचेज करते हो तो कुछ बाहर से सामान मंगवाते हो तो उसका कैरेज के लिए जो पेमेंट करते हो दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। सेल्स ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, so sales is 60,000 rupees. Written outward है that will be part of credit side, क्योंकि आपने जो परचेस किया होगा तो उस वक्त डेबिट किया होगा, रिटर्न आउटवर्ड करते हैं तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस बने। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो ऑलवेज डेबिट होगा। सन्डी डेटर नाम ही बताता है डेबिट में होगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट। कैश इन हैंड 100 रुपीज। मोटरसाइकिल ये मूवेबल एसेट होती है तो इसमें डेबिट बैलेंस होता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो है वो हमारी क्रेडिट बैलेंस है। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो आता है 2,14,500 रुपीज। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंपली डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना है। बाकी का जो टोटल है चेक करने के लिए एक बार मैं कैलसी के ऊपर से ले लेता हूं। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है वो कहने की मुझे आवश्यकता। ये दोनों चेक करना क्यों जरूरी है? अगर एग्जाम के अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको प्रेमा फेसी पता नहीं, तो हमेशा दोनों टोटल को चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए, नहीं तो यू विल लूज द मार्क। ये काफी इजी सम्स होते हैं तो इसमें हमें मार्क गंवाना नहीं। चलिए 1200, 2300, 300, 1200, 15,500, 10,100, 36,800, 1,700, 80,700, 20,200, 3,600, 100, 34,600। तो ये दोनों डेबिट साइड का भी टोटल जो है वो हमारा डेली होता है। एग्जाम में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको बता। चलिए चलते हैं तीसरे सम के नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज इलस्ट्रेशन 4। One of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of.
ये मिस्टर सिंघानिया ने खुद ही अपनी बुक्स मेंटेन की है। एज अ बेसिस फॉर ऑडिट मिस्टर सिंघानिया फर्निश्ड यू विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है मिस्टर सिंघानिया ने, हमें करना क्या है इसका? तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड इसके अंदर जो गलतियां है वो हमें सुधार कर, ठीक करके इसको सही करना। ये मैंने पूरा मतलब रिप्रोड्यूस नहीं हो पाया है, तो बाकी की लाइन मैं आपको पढ़ देता हूँ। The closing inventory on 31st March 2020 was valued rupees 574. Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as trial balance sheet is tallied. Check the total. Okay, तो इसमें हमें टोटल जो इन्होंने किया है उसको भी देखना है और एक्यूरेसी को भी। तो प्रेमा फेसी टेली हो रहा है, लेकिन क्या ये सही है? तो वो कैसे पता है? तो इन्होंने जो भी डेबिट क्रेडिट का क्लासिफिकेशन किया है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। जहां पर एरर होगी इसका मैं नोटिंग करूंगा। आपको एग्जाम के अंदर दो चीजें करनी, एक तो नोट्स देनी है और सही ट्रायल बैलेंस शीट भी देना है। तो आप जो ट्रायल बैलेंस शीट दोगे वो सेम फॉर्मेट में होगा, सभी चीजें वही की, सिर्फ आपको फर्क कहां पड़ेगा, फिगर्स यहाँ यहाँ चेंज हो। तो पहले सिंगानियस कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो ये सही है, इसमें कोई चिंता नहीं है। ड्रॉइंग इज ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना प्रीमाइसेस जो बिजनेस करने की जगह है वो भाड़े पे रखते हैं, तो उसमें जो बैलेंस होता है वो लीज का पेमेंट उन्होंने किया होगा, दैट विल बी द डेबिट बैलेंस। सेल्स इट इज 2750, इट इज क्रेडिट, सो ये सही है। ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर 530। अब इसको आप सोचिए, ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर हमारी एसेट होती है, तो ये एसेट होने की वजह से उसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। दीज आर द सन्ड्री डेटर्स, तो ये बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट बैलेंस। यहाँ पर परचेजेस सही है। परचेज रिटर्न, परचेज खुद डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना। परचेज रिटर्न इज अ डेबिट। आप जब ये आंसर लिखेंगे उसके बाद ये नोट में को 1 2 3 4 5 करके लिखना है। लोन फ्रॉम द बैंक, यस इट इज अ लायबिलिटी, सो इट इज करेक्टली क्लासिफाइड। ट्रेड पेएबल है तो ये लायबिलिटी होगी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस, ये करेक्ट है। कैश एट बैंक करेक्ट है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये यहाँ पे आएगा। सैलरी एंड वेजेस करेक्टली पोस्टिंग इन्होंने किया है। इन्वेंट्री 1/4/21 की, तो ये बैलेंस यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे होता है यहाँ पर। सेल्स रिटर्न, सेल्स का फिगर क्रेडिट में होता है, ये जो 275, लेकिन सेल्स रिटर्न जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सारे करेक्शन करने के बाद हम एक बार दोबारा टोटल चेक करते हैं। टोटल इज टेलिड, लेकिन ये क्या हुआ था? दिस इज कॉल्ड कंपनसेंट्री एरर, मतलब दोनों जगह पर एक समान रकम की एरर होने के कारण ये टेली तो हो गया लेकिन गलत। तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि अगर हम ये कंपनसेटरी एरर को स्टडी करते हैं 530 प्लस 264 प्लस 98, इट इज 892 का क्रेडिट बैलेंस उन्होंने दिखाया था जो कि डेबिट है। सेम में 264 प्लस 528 प्लस 100, 892 का उन्होंने डेबिट बैलेंस दिखाया था जो कि क्रेडिट में। तो ये जो 6 आइटम है उसका हर एक का नोट आपको एग्जाम में लिखना है। दिस इज द न्यू, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो। सो इस प्रकार से आपको पूरी नोट्स देनी है और सभी डिटेल लिखनी है। जैसे कि मान लो सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस बिकॉज एसेट कम्स इनटू दैट साइड। सो दिस वाज अबाउट द, ये करेक्टेड आंसर है जो कि हमने अभी सॉल्व किया। चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 के ऊपर। The following trial balance is on 31st 22 was drawn from the books of the fintech trials. Even though the debit and credit side agrees, the trial balance contains certain errors. Check the accuracy of the set. तो उसी को दोबारा इसी तरह से देखते हैं कि क्या गलती इसमें आई। यहाँ पर हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एरर है। बिल्डिंग ओके, डेबिट साइड है, सही है। मशीनरी एसेट्स है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड होता है मतलब हमने परचेस किया था, तब क्या किया था, डेबिट। तो आउटवर्ड करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये जो होगा वो हमारा ये आएगा। फिर बैड डेट सही है, कैश 400 सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, a discount received is an income and it is always a credit balance. अब बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है हमें क्रेडिट बैलेंस में लिखना। बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो कैश की तरह एसेट होता है, लेकिन जब ओवरड्राफ्ट क्रिएट होता है मतलब जो हमारे बैलेंस था उससे भी ज्यादा रुपया हमने उठाया उसे हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। इट इज एज गुड एज लोन, सो इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। इसको क्रेडिट बैलेंस में हम डालेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो वंस अगेन क्रेडिटर इज ऑलवेज इन अ लायबिलिटी साइड और क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद परचेजेस सही है, ये दोनों को हम अभी 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। कैपिटल जो है वो सही जगह पर है। फिक्सचर, furniture and fixture are our assets, so it is always on a debit side. सेल्स सही है। डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट होती है, तो ये वो कौन सी साइड होनी चाहिए, 60%। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है, कोई चिंता नहीं है। अब ये पांचों जो जीएसटी रिलेटेड है इसको समझते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। पिछले ही सेशन में हमने ये सब पढ़ा था चीजों को। तो हमने क्या देखा था कि इनपुट वाली जो चीज होती है जिसको हमें इनपुट लेना है, इट इज रिसीवेबल, सो ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, दे आर आवर एसेट्स। तो ये तीनों जो है वो हमारी एसेट साइड में क्लासिफिकेशन होगा। अब आते हैं यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी हमने कस्टमर के पास से कलेक्ट किया है, जो कि हमारी लायबिलिटी है गवर्नमेंट के प्रति, और वो हमें पेमेंट करना है। जो लायबिलिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट पोस्टिंग होता है उसका। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, क्रेडिट पोस्टिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना डेबिट हुआ और जितना क्रेडिट हुआ उसका टोटल करते हैं तो क्या होता है।
ये टोटल अगर दोनों टैली हो गया तो कुल जो फाइनल टोटल है ये बैलेंस का 256,600 उसमें कोई फर्क नहीं. So let's check what is there. ये जो डेबिट साइड फिगर आए उसकी वैल्यू कितनी बनी 76,400. अब क्रेडिट साइड जो फिगर आए हैं उसका टोटल करते हैं. वो भी 76,400 है. मतलब ये टोटल तो सही रहेगा लेकिन जो एरर थी वो हमने रिमूव कर दी. आपको आंसर कैसे लिखना है ये सारी चीजों को आपको मेंशन करना है नॉट के फॉर्म में, और नॉट के फॉर्म में मेंशन करने के बाद आपको इस तरह से पूरा करेक्टेड ट्रायल बैलेंस शीट बनाकर एग्जाम में देना है. सो दिस इज द illustration. Now let's move to the next and it is true and false. तो ट्रू एंड फॉल्स जो है पहले वाला प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस. तो ये बिल्कुल सही है. पहला फेज जो था हमारा वो जर्नल था, दूसरा लेजर पोस्टिंग था और तीसरा ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स ए बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही जवाब है. Agreement of trial balance is a conclusive proof of accuracy. My dear friends, it is not a conclusive proof. Conclusive का मतलब सब कुछ सही है, इसमें एरर के कोई चांस नहीं. Agreement of trial balance is only proof that a arithmetical error is not there. Okay. Fourth one, a trial balance will tell in case of compensating errors. तो हमने अभी अभी जो सॉल्व किए इलस्ट्रेशन वो कंपनसेटिंग एरर के नेचर्स के थे. तो इसे भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है लेकिन एरर. सो इट इज ए ट्रू. फिफ्थ वन, ए ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल. इट इज ए फॉल्स. ट्रायल बैलेंस फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि जर्नल में अगर एंट्री डली ही नहीं है और लेजर पोस्टिंग भी नहीं हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको असर नहीं करेगा. एक्सेप्ट ये अगर ये कैश है तो आपका कैश का बैलेंस आपके बुक के साथ टैली नहीं होगा. अगर आपने कोई स्टॉक क्रेडिट पे बेचा है या परचेज किया है क्रेडिट पे तो वो सामने वाला व्यक्ति आकर आपको बोलेगा, और या तो फिर जब आप स्टॉक को टैली कर रहे तब वो आउट होगा. तभी जाके मिसिंग एंट्रीज को आप ट्रेस कर सकते हो, इसे नहीं. सो इट इज अ फॉल्स. सिक्स्थ वन, suspense account opened in a trial balance is a permanent account. No way. It is a temporary in nature. So it is a false. The balance of purchase return account has a credit balance. It's a true. परचेज खुद के अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न. चलिए चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर. ये नवंबर 19 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था. देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या पूछा गया. An inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year ended 30th June 2020. अब इसके अंदर draw up a corrected trial balance debiting or crediting any residual errors to a suspense account. तो हमें क्या करना है कि जो भी एरर में अगर कुछ डिफरेंस आया पहले तो सब कुछ सही करना. सही करने के बाद जो अगर डिफरेंस आता है तो एक सस्पेंस अकाउंट खोलकर उसमें वो अकाउंट हमें टेम्पररीली पार्क करनी है जब तक कि गलतियां न मिल जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे यहाँ पर कुछ नए नए वर्ड्स आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा. पहला जो है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो पहले प्रोविजन क्या है वो समझ लें. डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है कि भाई कुछ लोगों को हमने उधार देके रखा,
मान लो कि आपने 5,000 रुपया उधार दिया, वो लोग आपके पास से स्टॉक ले गए, माल जो भी हमारा गुड्स है वो ले गए, हमने उसको शनरी डेटर्स के तौर पर एसेट में क्लासिफाई किया, लेकिन आपको पता चला कि भाई इनमें से 250 रुपए से जो वापिस नहीं आए, तब क्या करेंगे? अगर आप ये इसका कुछ एंट्री नहीं डालते तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो क्या होगा? आपका उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और एक्चुअल में तो वो पैसा आने वाला नहीं है, तो आपका टैक्स चला गया, लेकिन आपको वो पैसा भी नहीं मिला, और अननेसेसरीली आपका बैलेंस शीट जो है वो सही नहीं दिखा। सो ट्रू एंड फेयर व्यू जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं व्यापारी कि भाई प्रोविजन करते हैं कि भाई चलिए इनमें से 250 रुपया जो है वो बैड डेट होगा, तो बैड डेट होगा तो 250 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं ताकि प्रॉफिट सही आए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके एक अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर क्रेडिट करते हैं। तो प्रोविजन का कोई भी फिगर होगा वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमने डिस्कस किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द क्रेडिट बैलेंस, इट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म, सो उसको आपको क्रेडिट में दिखाना है। कैपिटल सही है, ट्रेड पेएबल ये भी सही है, ट्रेड रिसीवेबल ये भी सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड वंस अगेन दिस इज द इनकम, ये लायबिलिटी है, ये प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस। सो ये इनकम होने की वजह से क्रेडिट साइड में आएगा 252। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, तो ये 733 यहां से निकल जाएगा, और यहाँ पर ड्राइंग सेट्स ओके, ऑफिस फर्नीचर सही है, जनरल एक्सपेंसेस ये तो खुद लिखा है, एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ होता है? डेबिट साइड में। परचेजेस सही है, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड है मतलब चीजें वापिस आई, तो ये डेबिट बैलेंस होता है। रेंट एंड रेट्स ये सही है, मतलब एक्सपेंस अकाउंट है। सैलरी वंस अगेन एक्सपेंस है। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। इन्वेंटरी 2418 सही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो अभी हमने बात की कि फर्नीचर के ऊपर क्या है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके यहाँ पर क्रेडिट कर। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन के बाद अगर आप टोटल दोबारा लगाते हैं तो क्या होगा? पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं 250, 25,600। अभी हम डेबिट साइड का टोटल 2983, 733, 1200, 2155, 829, 10923, 330, 314, 2520, 241। तो ये हमारा फिगर आ रहा है 24405। तो उसका मतलब क्या है? दोनों टेली नहीं हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? 25,630। तो 1225 रुपया आपको एक सस्पेंस अकाउंट खोलना है, और उसमें 1225 रुपया लिखना है।
ये सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी इन नेचर होगा और आप क्यों मतलब इमरजेंसी की वजह से इसको खोलते हो। तो इस तरह से ये सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा और उसमें हम बैलेंस रखेंगे ताकि हमारी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें टेली होगी। अब इसका जो टोटल होगा वो क्या बनेगा 24,405 प्लस 1225 25,630. So there will be a matching of both the debit and credit balance. Okay. So this was the question. यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस शीट में हमने सस्पेंस के अंदर 1225 जो है वो डाला है। दिस इज द आंसर ऑफ द सेम। ये फिगर क्या बन जाएगा 25,630। चलिए एक और क्वेश्चन है जून 22 का 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, कोई इसमें हार्ड फास्ट नहीं होता है। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं साथ में। One of your client, Mr. X, asked you to finalize his account for the year ended 31st March 22. As a basis for audit, Mr. X furnished you with the following statement. The closing inventory was 1722. हमें सिर्फ ये ओपनिंग इन्वेंटरी की जरूरत पड़ती है, तो क्लोजिंग की आवश्यकता नहीं। Mr. X claimed that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. ये उनकी सोच है, लेकिन चेक करेंगे पता चलेगा। Check the accuracy of the above trial balance and give reason for the error. तो मैं जो बता रहा हूँ कि आपको नोट्स देनी है, that is the reason, आपको लिखना है। तो चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एक्स कैपिटल, ये सही है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ड्राइंग ये भी सही है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 2250 डेबिट किया है, सही है। सेल्स 8250। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो है वो ऑलवेज क्या होता है, एसेट। एसेट। सो ये 1590 जो है ये यहां पर नेक्स्ट परचेज सही है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस, ये यहां पर। लोन फ्रॉम द बैंक ये सही है। ट्रेड एक्सपेंसेस ये ओके है। पेएबल है, पेएबल हमेशा क्या होता है हमारा लायक, सो ट्रेड पेएबल है। दूसरा बिल्स पेएबल इज ऑल्सो, सो ये यहाँ। सैलरी एंड वेजेस ओके, कैश ओके। ओपनिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी जो है हमेशा डेबिट साइड रहेगी, रिप्रेजेंट्स स्टॉक परचेज, मतलब परचेज में से सेल करने के बाद बची हुई चीज, ये डेबिट साइड में रहेगी। रेंट एंड रेट्स 1389, इसमें कुछ ये सही है। सेल्स क्रेडिट फिगर होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट फिगर। तो ये जो हम देखेंगे यहाँ पर वंस अगेन एक कंपनसेटरी एरर का मामला है। आप सिर्फ चेंजेस की गई हुई अमाउंट का टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोनों साइड एक समान गलती के कारण ये टेली हो रहा। तो ये दोनों साइड आप 2676 जितने चेंजेस कर दिए आपने, तो ये ओवरऑल फिगर विल ट्रिम सेम। ये करेक्टेड बैलेंस शीट आपको बनाना है और ट्रायल बैलेंस शीट बनाना है, और आपको सभी नोट्स में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। दैट इज द एग्जामिनेशन रिमार्क। So my dear friends, once again we have completed the unit 3 and thank you for your patience। इतने समय आपने शांति से देखा। मेरी रिक्वेस्ट ये है
कि अकाउंटिंग ऑलवेज करने की चीज। खुद करोगे तो ही दिमाग में बैठेगा। इतने भी वीडियोस देख लो, कभी भी आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर खुद से नहीं। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।